राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि गृह मंत्री इस्तीफा दें इसलिए क्योंकि उन्होंने छात्रों पर लाठी चलाई, छात्रों पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया। मैं उनको ये बताना चाहता हूं और आपके चैनल के माध्यम से जो भी व्यूअर्स उसको देख रहे हैं, मैं उन सभी से इस बात को कहना चाहता हूं, ना लाठी छात्रों पर चली थी, ना बल प्रयोग छात्रों पर हुआ था, न टीयर गैस छात्रों के लिए थी। ये उनके लिए थी जो उन छात्रों को ढाल बना करके सांसद भवन को की बात करके जा रहे थे। अखिलेश यादव या राहुल गांधी या फलाना या ढमकाना एक बार भी सदन में खड़े होकर के ये क्यों नहीं कहते कि जिस व्यक्ति ने कहा था कि लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन को देंगे उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। एक बार भी ये नहीं कहा कि प्रधानमंत्री को बात करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि भारत को नेपाल बनाने की बात करने वालों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आपको देश से प्यार नहीं है, आपको अपनी सत्ता में आने की चिंता है। बस किस मुंह से अमित शाह जी का इस्तीफा मांग रहे हैं राहुल गांधी कि जो उस कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सन 84 में सिखों के गले में टायर डाल करके उनको पर नरसंहार कराने का काम किया गया था। वो बताएं क्या उस समय राजीव गांधी ने इस्तीफा दिया था? समूचा विपक्ष सदन के अंदर हंगामा मचा रहा है। एक हंगामा इसलिए कि राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी का मामला है उसके ऊपर बात की जाए, उसके ऊपर चर्चा हो, और दूसरी तरफ ये कि वो इस्तीफा मांग रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। राहुल गांधी ने सबसे पहले ये आवाज़ उठाई, लेकिन उसमें साथ पूरे इंडी गठबंधन का नहीं है, अकेले राहुल गांधी ही कह रहे हैं कि गृह मंत्री इस्तीफा दें। अब वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 20 जुलाई को जिस तरीके से हमने देखा कि छात्रों के नाम पर कुछ लोग जो आक्रामक हो गए थे, कई तरह के बयान आप लोगों ने सुने होंगे कि संसद भवन उखाड़ देंगे, अंदर घुसकर पीएम मोदी के साथ अलाना फलाना जाने तमाम चीज़ें वो कह रहे थे। उनको लेकर जो एक्शन हुआ, जो पुलिस ने एक्शन किया, और ये कहा गया कि छात्रों पर पैलेट गन चलाई, वो गृह मंत्री का आदेश था। छात्रों पर लाठी चलाई, वो गृह मंत्री का आदेश था। और जो दुर्व्यवहार महिलाओं के साथ किया गया, जो कथित तौर पर कहा जा रहा है कि ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आदेश था। अब कहा जा रहा है कि अमित शाह इसके ऊपर इस्तीफा दें। क्या कहेंगे? अब तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, सब ये मुद्दा, नीट का मुद्दा सुलझ गया, सीजेपी बीजेपी की आपस में बातचीत हो गई, मांग मान ली 3 मांग थी वो हो गई। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा दें। सबसे पहले आपने अपने अभी इंट्रो में इस बात को कहा कि सदन में बहस हो रही है और बवाल मच रहा है कि राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर के भी बातचीत होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। राहुल गांधी खुद कई बार के सांसद हैं, राहुल गांधी के परिवार में कई लोग सांसद रहे हैं, बल्कि उनके परिवार के ही सांसद रहे हैं कांग्रेस में। खैर उसमें कोई नहीं, प्रधानमंत्री उनके परिवार में रहे। उनको शायद, मुझे लगता है कि इतना ज्ञान होना चाहिए कि चर्चा के लिए आपको लोकसभा अध्यक्ष को लिख करके देना पड़ता है और वो तय करता है चर्चा हो कि ना हो। मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। उत्तर प्रदेश सरकार भी कार्रवाई के लिए काम कर रही है, जनता सब देख रही है। राहुल गांधी के बाजे बजाने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी बात ये कि आपने कहा कि गृह मंत्री इस्तीफा दें। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि गृह मंत्री इस्तीफा दें। सदन में खड़े होकर के राहुल गांधी इस तरह के बयान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी जो है वो लोगों को असली मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि गृह मंत्री इस्तीफा दें इसलिए क्योंकि उन्होंने छात्रों पर लाठी चलाई, छात्रों पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से जो भी व्यूअर्स उसको देख रहे हैं, मैं उन सभी से इस बात को कहना चाहता हूँ, ना लाठी छात्रों पर चली थी, ना बल प्रयोग छात्रों पर हुआ था, न टीयर गैस छात्रों के लिए थी। ये उनके लिए थी जो उन छात्रों को ढाल बना करके सांसद भवन को की बात करके जा रहे थे। ये बर्बरता का आरोप लगाने वाले ये क्यों भूल जाते हैं कि छात्रों को ढाल बना करके देश के संसद भवन को की बात और देश के लोकतंत्र के मंदिर को नुकसान पहुंचाने की बात को लेकर के लोग वहां निकले थे, जो ये कह रहे थे कि हम संसद भवन देंगे, हम भारत को नेपाल बना देंगे, हम भारत को बांग्लादेश बना देंगे। इस तरह के अराजक तत्व तथा कथित सेक्युलर दलों द्वारा छात्रों के आंदोलन में भेजे गए थे ताकि वो उस जो अराजकता फैलाएं, जाकर के सरकारी संपत्ति का नुकसान करें, किसी न किसी तरह छात्रों की आड़ लेकर के संसद भवन तक पहुंच जाएं और जाकर के वहां पर जो है वो तोड़फोड़ करके देश को बदनाम करने का काम करें। क्योंकि इनकी दुश्मनी सरकार से अब नहीं है, इनकी दुश्मनी अब देश से हो गई है।
जब तक सरकार से बीजेपी से लड़ रहे थे ठीक था, अब वो बीजेपी से हारते 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 इतना गिर गए कि वो देश से लड़ने लगे। अब उनको उनकी नजरों अखिलेश यादव या राहुल गांधी या फलाना या ढमकाना एक बार भी सदन में खड़े होकर के ये क्यों नहीं कहते कि जिस व्यक्ति ने कहा था कि लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन को देंगे उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। एक बार भी ये नहीं कहा कि प्रधानमंत्री को बात करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि भारत को नेपाल बनाने की बात करने वालों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आपको देश से प्यार नहीं है, आपको अपनी सत्ता में आने की चिंता है बस, जो आप आने नहीं वाले, क्योंकि सरकार के पक्ष में पूरा भारत है और आप अकेले जो है वहाँ खड़े होकर के हुल्लड़ मचाने का काम कर रहे हैं। आप सदन में खड़े होकर कह रहे हैं अमित शाह जी, गृह मंत्री जो देश के हमारे यशस्वी गृह मंत्री हैं आदरणीय अमित शाह जी, उनको इस्तीफा देना चाहिए। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि किस मुंह से अमित शाह जी का इस्तीफा मांग रहे हैं राहुल गांधी, कि जो उस कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सन 84 में सिखों के गले में टायर डाल करके उनको पर नरसंहार कराने का काम किया गया था। वो बताएं क्या उस समय राजीव गांधी ने इस्तीफा दिया था? क्या बयान था राजीव गांधी का? वो बताएं कि उस समय राजीव गांधी ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया कि जब जो है वो ढूंढ ढूंढ करके नौजवान सिखों को मारा जा रहा था? क्यों उस समय राजीव गांधी ने इस्तीफा नहीं दिया जब जो है वो सिखों पर इतना अत्याचार हो गया था कि उनको अपने केस तक कटवाने पड़ रहे थे? उस समय राजीव गांधी ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? किस मुंह से अखिलेश यादव या राहुल गांधी ये बात भी कर रहे हैं? बल्कि राहुल गांधी से मैं ये कहना चाहता हूं कि इतिहास उठा करके देख लीजिए, जो लोकतंत्र का सम्मान करते हैं वो अपने मंत्रियों का इस्तीफा ले लिया करते हैं, और जो लोकतंत्र के हत्यारे होते हैं वो अपने विरोध में खड़े होने वालों के ऊपर इमरजेंसी लगा देते हैं। इस आपसे बेहतर कौन समझ सकता होगा कि आपके तो घर की बात है ये राहुल गांधी के। अच्छा, यहाँ इस्तीफे की बात हुई, उस उलट अखिलेश यादव अभी जो 3 उपचुनाव हुए हैं उसमें जो रिजल्ट आया है उसको लेकर कह रहे हैं कि अब जनता जाग गई है और जनता को पता है, और तमाम उन्होंने किस्से ये गिनवाए हैं। वो कह रहे हैं कि जो बीजेपी के राज में हुआ पूरे समूचे यूपी और पूरे देश में, वोट चोरी, पेपर चोरी, चंदा चढ़ावा चोरी, नौकरी चोरी, आरक्षण चोरी, कमीशन खोरी, पीडीए पर अत्याचार, घोर भ्रष्टाचार, महंगाई की मार, मिलावट के सरकारीकरण, माताओं बेटियों तक का अपमान और देश के जेनजी पर प्रहार किया है, और इसलिए बीजेपी अब कमज़ोर हो रही है, चाहे वो 27 का चुनाव हो, अब चाहे वो आगे आने वाली कोई भी स्थिति हो। देखिए, अखिलेश यादव जी ये सही कह रहे हैं, भारत की जनता जाग चुकी है, और आज नहीं जागी, 2014 में जाग गई थी। 2014 में इन लोगों के चेहरों को पहचान गई थी। जो अभी बात कर रहे हैं ये ट्वीट करके, क्योंकि अब ये ट्वीट वाले नेता हैं, ये चुनाव भी ट्विटर पे लड़ेंगे, एक्स पे लड़ेंगे चुनाव, ये प्रचार भी एक्स पे करेंगे, और इनके समर्थक बेचारे इतने नादान है कि वो इनको वोट भी एक्स पे ही जाके दे देंगे, वो कह देंगे बस हो गया, और ये जो है वो डपली बजाते रह जाएंगे। जानते हैं ये क्या है? ये अखिलेश यादव के कारनामों की लिस्ट है। इतनी लंबी लिस्ट है अखिलेश यादव जी के कारनामों में। अगर हम बात करें, अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश की जनता ने उनका सुपड़ा किस वजह से साफ़ किया, तो उसके बारे में अगर बात करने की शुरुआत करें तो सबसे पहली बात ये आजकल बड़ी चर्चा में है, जौहर यूनिवर्सिटी के नाम पर 28 अवैध भवनों के निर्माण की चोरी। बताएं, अखिलेश यादव जवाब दें, कैसे उनकी सरकार में 38 अवैध भवन निर्माण हो गए थे, बताएं। दूसरा, 2012 से लेकर के 2017 की सरकार में वक्फ की चोरी। वक्फ सब अखिलेश यादव के 2012 से लेकर 2017 के कार्यकाल की यदि हम बात करें, ये वो कार्यकाल है कि जिसमें सबसे ज़्यादा वक्फ संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है। और ये बात जो है वो आप, मुझे लगता है किसी भी वरिष्ठ मुस्लिम धर्मगुरु से पता करिए तो वो ज़रूर बताएगा आपको। उसके बाद नकल कानून का विरोध करके मेधावी छात्रों के भविष्य की चोरी, रिवर फ्रंट की चोरी, सबसे मशहूर जग प्रसिद्ध वर्ल्ड फेमस टोटी चोरी, आज़म खान के ऊपर जो मुकदमे हैं, मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, साइकिल चोरी, मोटरसाइकिल चोरी, भैंसों की चोरी, पुलिस भर्ती में चोरी, पीडब्ल्यूडी के टेंडरों में चोरी, लगभग 97,000 करोड़ की वित्तीय अनियमितताएं पाई गई, उस फंड की चोरी, मंदिर के बाहर से मंदिर के बाहर से चप्पलें चोरी हो जाती थीं, मस्जिदों के बाहर से मोटरसाइकिलें चोरी हो जाती थी। ये खुद उस समय के लोगों के बयान हैं, आपको मिल जाएंगे, उस चोरी का जवाब दें। और
सबसे अहम बूथ कैप्चरिंग करके बैलेट पेपरों की चोरी करते थे अखिलेश यादव। वो हम बताएंगे उत्तर प्रदेश की जनता को, भारत की जनता को। वो बताएंगे कि जनता जागी है या नहीं जागी। जनता 2014 में जाग चुकी है, 2017 में एकदम फ्रेश हो गई थी, और इतनी फ्रेश है कि 2027 में अखिलेश यादव जी आपका सुपड़ा पुनः साफ करके बता देगी कि उत्तर प्रदेश की जनता को यदि कुछ चाहिए है तो उत्तर प्रदेश का वही अधिकार चाहिए जो योगी आदित्यनाथ जी ने दिलाने का काम किया। वो उत्तर प्रदेश जो गुंडों का प्रदेश कहा जाता था, वो उत्तर प्रदेश जो माफियाओं के नाम से प्रसिद्ध था, वो उत्तर प्रदेश जो विकास में सबसे पीछे था, वो उत्तर प्रदेश के जो क्राइम में सबसे ऊपर था, वो उत्तर प्रदेश जो महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित प्रदेश था, वो उत्तर प्रदेश के जहां पर मल्टीनेशनल कंपनीज आने का सोचती तक नहीं थी, आज उस उत्तर प्रदेश को निवेश का प्रदेश बनाया योगी आदित्यनाथ ने। आज बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज आकर के उत्तर प्रदेश में निवेश कर रही हैं। ये योगदान है योगी आदित्यनाथ जी का। आज उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति यह है कि गुंडे घरों से बाहर निकलते हुए डरते हैं। महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश इतना सुरक्षित है कि रात को 2 बजे भी महिलाएं बेखौफ होकर के सड़कों पर निकल सकती हैं। उत्तर प्रदेश की जनता को विकास का अधिकार दिलाने का काम अगर किसी ने किया है तो योगी आदित्यनाथ ने किया। अखिलेश यादव से कहा जाता था, मुझे याद है आज भी 2017 के चुनाव में जब अखिलेश यादव को अपने विकास पर इतना विश्वास था कि उस विश्वास के बावजूद कांग्रेस से गठबंधन करना पड़ा था उनको, तो वो कहते थे कि साहब हमने लखनऊ को मॉडल बनाया। वो कहते हैं कि काम बोलता है। वो कहते थे कि काम बोलता है, और काम उनका बोल नहीं रहा था, बल्कि काम उनका वो फुस वाला बम निकल गया था जो कभी नहीं बोला। अखिलेश यादव कहते थे साहब मैंने एक्सप्रेसवे बनाया, 5 साल में 1 एक्सप्रेसवे बनाया। योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यकाल में 15 एक्सप्रेसवे बना दिए। एक स्टेशन पे मेट्रो अखिलेश यादव चला पाए थे, योगी आदित्यनाथ ने 10 जिलों में चला दी। एक मेडिकल कॉलेज अखिलेश यादव नहीं बना पाए, योगी आदित्यनाथ ने 25 बना दिए। एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट अखिलेश यादव नहीं बना पाए, योगी आदित्यनाथ ने 30 बना दिए। एक जो है वो मल्टीनेशनल कंपनी को निवेश के लिए नहीं ले पाए, आज बड़ी बड़ी कंपनी उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आ रही हैं। तो अखिलेश यादव जी जिसको आप मॉडल बताते थे उससे 30 गुना बड़ा मॉडल उत्तर प्रदेश की जनता को दिखा दिया। आप तो लखनऊ से बाहर नहीं निकल पाए। आज विकास की धारा को छोटे छोटे गांवों तक पहुंचाने का काम योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, उनकी सरकार के द्वारा किया गया। तो उत्तर प्रदेश की जनता बाखूबी देख रही है। आपको मसला क्या है? आपको सिर्फ और सिर्फ अपने इर्द गिर्द का दिखाई देता है। आपको इस बात की फिक्र नहीं है जनता त्राही त्राही करती थी आपके राज में, जनता जो है वो परेशान रहती थी आपके राज में, दंगे हो जाते थे, आप नाच गाने देखा करते थे, सैफई में जो है वो डांस हो रहा होता था, मुजफ्फरनगर जल रहा होता था। उन सब गुनाहों का परिणाम आपने भुगता है, और उसके स्वरूप उत्तर प्रदेश में परिवर्तन लेकर के यहाँ की जनता आई, और उन्होंने एक ऐसे मुख्यमंत्री को, एक ऐसी सरकार को चुना जिसने उत्तर प्रदेश को उसके विकास के अधिकार को दिलाने का काम किया, और ये बता दिया कि जो गुंडों का प्रदेश कहा जाता था आज वो निवेश का, विकास का और सुरक्षा का प्रदेश कहा जाता है उत्तर प्रदेश में। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की डिमांड पूरे भारत में है, पूरे भारत में उनकी डिमांड है। अच्छा, आप देख रहे थे, हमने सबने तस्वीर देखी, पप्पू यादव आए, दान पेटी लेकर आए, उसमें सब लोग चंदा डाल रहे थे। अब जब से सदन चली है तब से यही जो है प्रकरण चल रहा है। कोई भी विपक्ष का नेता आता है, चाहे समाजवादी पार्टी का नेता हो, कोई भी हो, एक दान पेटी लेके आता है, उसमें सब लोग चंदा डालते हैं। राहुल गांधी ने भी चंदा डाला है उसमें। अब 47,000 रुपये, 500 कुछ रुपये वो इकट्ठा हुए हैं। क्या लग रहा है उस चंदे का ये पूरा इंडिया अलायंस क्या करेगा? देखिए, इंडिया अलायंस जो है वो पूरा उनकी राजनीति ही चंदेबाजी पर चल रही है। पप्पू यादव आज जो है वो वहाँ भगवा चोला पहन करके जा करके वो राम मंदिर के विषय में उल्टी सीधी नौटंकियाँ करने का प्रयास कर रहे हैं। जो संसद में चर्चा नहीं करना चाहते वो संसद में मदारी का खेल दिखाने के लिए बैठे हैं। जो संसद में चर्चा नहीं करना चाहते वो जा करके संसद के बाहर नौटंकी करने का काम करते हैं, क्योंकि इनको चर्चा नहीं करनी, इनको बात नहीं करनी, इनको जो है मुद्दों से लोगों को भटकाना है, क्योंकि कोई मुद्दा इनके पास है नहीं। भारतीय जनता पार्टी पर एक आरोप लगाने वाला जाकर के वहां पर सदन में खड़े होकर के चर्चा इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि वहां जवाब देने के लिए नरेंद्र मोदी जैसा शेर बैठा है, राजनाथ सिंह जैसा शेर बैठा है, अमित शाह जैसा शेर बैठा है कि जिसकी एक दहाड़ से सब दुबक के भागेंगे।
उनको पता है कि उनकी पोल जनता के सामने सब खोल के रख देंगे, इसलिए चर्चा से भागते हैं और जाके नई नई तरह की नौटंकियां करना शुरू कर देते हैं। ये सब नौटंकी बाज सांसद है, ये सिर्फ और सिर्फ इनका काम है, इनका एक सूत्रीय कार्यक्रम है, इनको नौटंकी करनी है और नौटंकी करनी ही है तो ढंग से कीजिए। पप्पू यादव जी, आप जाइए जाकर के समाजवादी पार्टी की सरकार में और कांग्रेस की सरकार में हुई वक्फ की चोरियों के ऊपर भी जाकर के एक बार जो है कम से कम आवाज़ तो उठाइए, दोषियों को सज़ा दिलाने की बात तो कीजिए। आज़म खान के द्वारा उत्तर प्रदेश की वक्फ संपत्तियों को लूटा गया, जाइए एक बार जो है वो मैं आपको कॉस्ट्यूम मुहैया करा देता हूँ, पहन करके जा करके आपकी हिम्मत हो तो एक बार बैठिए, आवाज़ उठाइए, बहराइच की दरगाह के बारे में जाकर के बात कीजिए, जाकर के अन्य संपत्तियों पर जो तथाकथित वहाँ के सेक्युलर नेताओं के द्वारा कब्जे करके उनको बेचने का काम किया गया। अभी तो स्वर्गवासी हो गए, समाजवादी कांग्रेस के एक बड़े नेता होते थे अहमद पटेल जी, कोविड में जो है वो चले गए। खैर जाने वाले के बारे में नहीं कि विषय कहना चाहिए है, लेकिन 2014-15 का दिल्ली का आप जाकर के 2012-13 में जाकर के दिल्ली में आप रिकॉर्ड निकाल करके देखिए, दिल्ली के पुलिस में बाकायदा आंदोलन वहाँ पर मुस्लिम समाज के द्वारा किया गया था, वक्फ की मेन संपत्तियों पर कब्जा करके बैठे हुए थे, मेन संपत्तियों पर कब्जा करके बैठे हुए थे और मुसलमान नीचे तराई तराई कर रहे थे। तो एक बार लगाएं टोपी, पप्पू यादव जी जालीदार टोपी लगा करके बैठे वहाँ पर और बैठ करके एक बार सवाल उठाएं, बात अगर आप इंसाफ की कर रहे हैं, क्योंकि देखिए आस्था तो आपकी नहीं है। बीइंग अ मुस्लिम मैं इस बात को कह सकता हूँ, बगैर किसी डाउट के कह सकता हूँ कि आस्था तो आपकी नहीं है, क्योंकि अगर आस्था आपकी होती तो आप कम से कम उस आंदोलन में आप अपना पक्ष जो है, अपना जो आपका पॉइंट है वो आप कम से कम खुल के रखते, लेकिन आपने नहीं रखा। आज आप बोल रहे हैं तो आपको राजनीति करनी है तो ढंग से राजनीति कीजिए। कम से कम जो बेचारे आपका वोट बैंक हैं, जो लाइन लगा करके आपको वोट देते हैं, उनके भी अधिकारों की, उनके भी हुकूक की कम से कम बात तो कीजिए। और कॉस्ट्यूम चाहिए तो मैं मुहैया करा देता हूँ।